क्या तुम सब समझ पा रही हो? मैंने सोचा शायद समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा हृदय अब लहूलुहान नहीं था और एक पवित्र सौंदर्य का दृष्टिबोध कर रहा था। पुरुषों को हालांकि हर बात समझाने की आवश्यकता होती है, सो वो बताने लगा कि इस तरह का नृत्य एक प्राचीन भारतीय परंपरा से लिया गया है, जिसमें योग और ध्यान दोनों का मिश्रण है। वो यह नहीं जान पाया कि नृत्य एक कविता है जिसमें हर भंगिमा एक शब्द है। मेरा मानसिक योग और ताक्षण्य ध्यान तो भंग हो ही गया था, तो मैं अभद्र ना लगूं इसलिए किसी भी प्रकार के वार्तालाप के लिए बाध्य थी। एंड्रियास की पत्नी उस पर नज़र रखे थी। एंड्रियास मुझे देख रहा था, रुडोल्फ भी मुझे, एंड्रियास को और नेता की एक महिला अतिथि को देख रहा था, जिसने उसका उत्तर एक मुस्कान से दे दिया। जावा निवासियों की गंदी नज़रों के बाद भी हम कुछ देर बात करते रहे, क्योंकि कोई भी विदेशी उनकी पवित्र रस्म का सम्मान नहीं कर रहा था। शायद इसी कारण नृत्य उम्मीद से पहले समाप्त हो गया। सभी नर्तक मंच से अपने देशवासियों पर आंखें जमाए कतारबद्ध उतर गए। किसी ने भी सजी धजी बीवियों के साथ खड़े उन असभ्य गोरों की तरफ नहीं देखा जो मलहम लगी दाढ़ी मूछ लिए बेहुदा व्यवहार दिखाते हुए फूहड़ हंसी हंस रहे थे। मैंने रुडोल्फ का जाम फिर भर दिया और वो उस जावा निवासी महिला की तरफ चल दिया जो उसे देखकर मुस्कुराई थी। वो महिला उसे बिना डर और भय के देख रही थी। एंड्रियास की पत्नी चली आई, उसकी बाहें थामी और ऐसे मुस्कुराई मानो कह रही हो ये मेरे हैं, और अपने पति के नृत्य के बारे में बेकार संभाषण पर रुचि होने का दिखावा करने लगी। मैंने इतने सब वर्षों में तुम्हारी प्रति वफा निभाई है, उसने कहकर अनायास ही बातचीत में टांग अड़ा दी। मेरे हृदय और मेरी हर हरकत पर तुम्हारा ही राज चलता है, और ईश्वर साक्षी है कि हर रात मैं तुम्हारी सही सलामत घर लौट आने की प्रार्थना करती हूँ। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो ऐसे मैं बिना डरे बेझिझक कर दूंगी। मेरी ओर मुड़कर एंड्रियास ने यह कहकर कि उसे जाना होगा क्योंकि समारोह में सब थकान का अनुभव कर रहे हैं, जाने की आज्ञा ली, मगर उसकी पत्नी ने कहा कि वो वहाँ से हिलेगी भी नहीं, और यह उसने कुछ इतने अधिकार भरे स्वर में कहा कि उसका पति कुछ और कहने करने की हिम्मत ना कर सका। मैंने धैर्यपूर्वक तुम्हारे यह समझने की प्रतीक्षा की, मेरे जीवन में तुम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। सुंदर जगह है, पर हम पत्नियों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं हैं। मार्गरेथा भी यही समझती होगी। फिर वो मेरी ओर मुड़ी, उसकी बड़ी नीली आंखें मुझे सहमति जताने का निवेदन कर रही थी, कह रही थी कि उस प्राचीन परंपरा को निभाओ जो औरत के मध्य सदा रही है। एक औरत सदा दूसरी की शत्रु या सह अपराधी हुआ करती है, परंतु अपनी सहमति देने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। मैं अपने प्रेम के लिए पूरी शक्ति से लड़ती रही हूँ, मगर आज वो शक्ति समाप्त हो चुकी है। मेरे हृदय पर जिस पत्थर का बोझ था, वो अब चट्टान बनकर उसे धड़कने नहीं दे रहा, और मेरे हृदय ने अपनी अंतिम सांस के साथ मुझसे कहा कि इस संसार के परे कोई दूसरे संसार है, ऐसे संसार जहाँ मुझे अपने खाली दिन और रात भरने के लिए हमेशा किसी पुरुष के साथ की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मुझे ऐसा आभास होने लगा कि कोई त्रसदी दबे पांव आ रही है। मैंने उससे शांत होने का आग्रह किया, कहा कि वो हमारे बीच सबकी प्रिय थी और उसका पति एक आदर्श अधिकारी था। वो सब सर हिलाकर मुस्कुरा दी, जैसे यह सब पहले कई बार सुन चुकी हो। वो कहती रही, मेरा शरीर
अवश्य सांस ले रहा है, परंतु मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ना ही तुम्हें यह समझा सकती हूँ कि तुम्हारे साथ की मुझे कितनी आवश्यकता है। एंड्रियास डच सेना का अधिकारी, जिसकी अपनी एक शाखा थी, विचलित दिखाई पड़ रहा था। मैं मुड़कर वहां से जाने को हुई, मगर उसने अपने पति की बाहें छोड़कर मेरी बाहों को पकड़ लिया। केवल प्रेम ही है जो किसी निरर्थक चीज को भी अर्थ दे सकता है, और वैसा प्रेम मेरे जीवन में है ही नहीं। तो फिर जीवित रहने का अब कोई कारण है क्या? उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास था। मैंने सूंघ कर देखा, पर शराब की गंध नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, आंसू का एक कतरा तक नहीं था। शायद उसके आंसू अब सूख चुके थे। तुम कृपा करके ठहर जाओ मार्गरेटा, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ रहो। तुम एक अच्छी औरत हो, अपना बच्चा खो चुकी हो। हालांकि मैं कभी गर्भवती नहीं हुई, पर मैं समझ सकती हूँ यह शब्द मैं अपने लिए नहीं कह रही, परंतु हर उस औरत के लिए कह रही हूँ जो अपनी तथा कथित स्वतंत्रता में बंधी है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, एंड्रियास की पत्नी ने अपने पर्स से एक छोटी पिस्तौल निकाली, उसकी नाली अपने हृदय पर रखी और घोड़ा दबा दिया। हालांकि उसकी पोशाक से गोली चलने की आवाज़ दब तो गई थी, पर लोग हमारी ओर मुड़ गए। पहले तो शायद उन्हें लगा होगा कि अपराध मुझसे ही हुआ था, मगर फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर खौफ और एंड्रियास को झुके हुए देखा तो बहते हुए खून को रोकने का प्रयत्न कर रहा था, जिसकी हर कतार के साथ उसकी पत्नी का जीवन समाप्त हो रहा था। उसने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उसकी आंखों में कुछ नहीं, केवल शांति झलक रही थी। सब नज़दीक चले आए रुडोल्फे, परंतु जावा निवासी औरत इस डर से दूर चली गई कि इतने सारे नशे में चूर और हथियारों से लैस पुरुष ना जाने क्या कर बैठे। इससे पहले कि लोग पूछना आरंभ करते कि क्या हुआ, मैंने रुडोल्फ से पूछ लिया कि क्या हम वापस घर जा सकते हैं। उसने बिना कुछ कहे हामी भर दी। जब हम घर पहुंचे तब मैं सीधे शयन कक्ष में जाकर अपने कपड़े बांधने लगी। रुडोल्फ नशे से पूरी तरह धूत सोफे पर ढेर हो गया। अगली सुबह उठने के बाद और नौकरों द्वारा परोसा भरपूर नाश्ता खाने के बाद वो मेरे कमरे में आया और सूटकेस को देखा। पहली बार उस दिन उसने इस विषय को छेड़ा। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? पोलैंड, अगले ही जहाज से। यह या तो वहाँ या फिर जैसे ही वैसा अवसर मिलेगा जैसा एंड्रियास की पत्नी को मिला तो निर्णय तुम कर लो। आदेश देने का काम उसका ही हुआ करता था, मगर मेरी आंखों में अवश्य आक्रोश रहा होगा, क्योंकि कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद वो उठकर घर से निकल गया। जब वो रात को लौटकर आया तो बोला कि हमें उससे मिलने वाले अवकाश का सदुपयोग कर लेना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद हम पहले ही जहाज से रोटरडेम के लिए रवाना हो गए। एंड्रियास की पत्नी के खून में मेरा शुद्धिकरण संपन्न हुआ और उस अनुष्ठान के द्वारा मैं सदा के लिए स्वतंत्र हो गई। हालांकि हम में से कोई नहीं जानता था कि यह स्वतंत्रता किस सीमा तक जा सकेगी। यूँ तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्वारा मुझे क्षमादान मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के मंत्रियों में मेरे बहुत से मित्र हैं। मगर जितना भी बहुमूल्य समय मेरे जीवन का बचा है, उसमें से कुछ आज सिस्टर लॉरेंस ने ले लिया, जो मेरे पास उन वस्तुओं की सूची ले आई जो मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे सामान में थी। बेहद परवाह और चिंता दर्शाते हुए सिस्टर ने पूछा कि ईश्वर ना करे अगर बुरी परिस्थिति आ पहुँचे तो इन वस्तुओं का क्या किया जाए। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे अकेला छोड़ दें। यह भी कहा कि मेरे पास अभी बर्बाद करने के लिए जरा भी समय नहीं है, लेकिन अगर बुरी परिस्थिति ही आनी है तो उनका जो चाहे वो कर सकती है। परिस्थिति कोई भी आए,
मैं यहाँ उन सब वस्तुओं को सूचीबद्ध कर रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। संदूक एक सोने की घड़ी नीले रोगन से सुशोभित स्विट्ज़रलैंड में खरीदी और एक गोल बक्सा जिसमें छः टॉप, 3 मोती और सोने से जड़ी पीने, कुछ लंबे पंख, एक नकाब, 2 रोएदार दुपट्टे, 3 टॉप पर लगाने वाले अलंकरण, खुबानी के आकार का जड़ाऊ पिन और एक नृत्य शबा का गाउन। संदूक 2 एक जोड़ी घुड़सवारी के जूते, एक घोड़ों की मालिश का ब्रश, एक डिब्बा जूतों की पॉलिश, एक जोड़ा जूते साफ करने के कपड़े, एक जोड़ी एड, 5 जोड़ी चमड़ी के जूते, 3 घुड़सवारी के कपड़े के साथ पहनने वाली सफ़ेद कमीज है, एक नैपकिन। पता नहीं यह क्यों यहाँ जगह घेर रहा है, शायद मैं इससे जूते चमकाया करती थी। एक जोड़ी चमड़े की पट्टियाँ टांगों की सुरक्षा के लिए, 3 सेट स्तनों की सुरक्षा के लिए विशेष वस्त्र, जिससे घोड़े की सरपट चाल में भी वे अविचल बने रहें। 8 रेशम के और 3 सूती जांघिए, 2 अलग अलग घुड़सवारी के कपड़ों से मेल खाते बेल्ट, 4 जोड़ी दस्ताने, एक छतरी, 3 आँखों को सूरज की तेज रोशनी से बचाने के लिए टॉप पर लगाने वाले किनारे, 3 जोड़ी ऊनी जुराबें, हालांकि एक इस्तेमाल से फट चुकी है, एक पोशाक रखने के विशेष बैग, 15 तौलिए मासिक धर्म के लिए, एक ऊनी स्वेटर, एक संपूर्ण घुड़सवारी पोशाक जिसके साथ मेल खाती जैकेट और पतलून, एक बॉक्स वालों के लिए बारित टोपी, एक नकली बालों का गुच्छा और साथ में मेरे असली बालों से जोड़ने की पिन, 3 लोमड़ी की खाल के रोए के मफलर और 2 बॉक्स फेस पाउडर। संदूक 3 6 जोड़ी गार्टर, एक त्वचा को नम रखने की क्रीम, 3 जोड़ी ऊंची एड़ी के चमड़े के जूते, 2 कार सेट, नितंब पेटी, 34 पोशाकें, एक हाथ से बने कपड़े का थैला जिसमें लगता है अज्ञात पौधों के बीज हैं, 8 अंगिया, एक शॉल, 10 जोड़ी आरामदायक जांघिया, 3 वास्कोट, 2 लंबी बाहों की जैकेट, 3 कंघे, 16 ब्लाउज, एक और नृत्य शबा गाउन, एक तौलिया और एक सुगंधित साबुन। मैं होटल के साबुन इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उनसे रोग फैल सकता है। एक मोतियों का कंठहार, एक दर्पण सहित हाथ का बैग, एक हाथी दांत से बना कंघा, 2 डिब्बे सोने से पहले अपने आभूषण रखने के लिए, एक तांबे का डिब्बा जिसमें बेडिम डे मेसलॉफ का पिता एन दू प्रीमियरे रेजिमेंट स्पेशल रूसी का कार्ड है, एक लकड़ी का बॉक्स जिसमें चीनी बर्तनों का चाय सेट है, यह मुझे भ्रमण के दौरान दिया गया था, 2 नाइट गाउन, एक नाखून दर्शनी जिस पर मोती का हत्ता है, 2 सिगरेट दान, एक चांदी और एक सोने का या सोने के पत्रे का, मुझे ठीक से पता नहीं, 8 सोते समय बालों पर लगाने वाले नेट, बक्से जिनमें कंठहार, झुमके, एक पन्ने की अंगूठी, एक और पन्ने और हीरे की अंगूठी, पोशाकों के साथ पहने जाने वाले अन्य कम कीमती आभूषण, रेशम का बैग जिसमें 21 स्कार्फ और रुमाल, 3 हाथ के पंखे, फ्रांस में निर्मित प्रसिद्ध ब्रांड की लिपस्टिक और लाली,
एक फ्रांसीसी भाषा का शब्दकोश, एक बटुआ जिसमें मेरी कई तस्वीरें हैं और बहुत सी बेकार वस्तुएं जिनसे मैं यहाँ से आज़ाद होने के बाद छुटकारा पा लूँगी, जैसे रेशम की डोर में बंधे प्रेमियों के पत्र, मेरे पसंदीदा ओपेरा की टिकटें हैं, बस ऐसी ही वस्तुएं। इनमें से अधिकतर सामान पेरिस के होटल म्यूरिस ने जब्त कर लिया था। हालांकि उनसे गलती हुई थी, उन्हें लगा था कि मेरे पास वहां रहने के लिए पैसे नहीं थे। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आखिरकार पेरिस हमेशा से ही मेरा सर्व प्रधान गंतव्य स्थान रहा है। मैं वहां से कभी ऐसे न जाती कि वो मुझे जालसाज समझते रहें। मैंने खुशियों की चाहत नहीं की थी, मैं तो केवल इतना चाहती थी कि जितने दुख और तकलीफ़ का आभास मुझे हो रहा है उतना तो ना हो। काश मुझ में थोड़ा धैर्य और होता तो मैं पेरिस किसी अलग परिस्थिति में जाती। परंतु अब मुझसे अपने पिता की नई पत्नी द्वारा लगाए अभियोग्य अपना पति हमेशा रोते रहने वाले बच्चा सहन नहीं होते, और या फिर वो छोटा सा नगर जो स्थानीय लोगों से भरा था, जो मेरे प्रति अब भी पक्षपात का भाव रखती हैं। हालांकि अब मैं एक सम्मानित और विवाहित महिला हूँ। एक दिन मैंने दी हैंग के लिए ट्रेन पकड़ ली और वहाँ स्थित फ्रांस के दूतावास जा पहुँची। इस बात का किसी को पता ना चला। यह ऐसा काम था जिसके लिए बहुत से सहज ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। युद्ध की नगाड़ें अभी बजने शुरू नहीं हुए थे और देश में प्रवेश करना अब भी सहज था। जिन संघर्षों ने यूरोप को उजाड़ रखा था, उनसे होलैंड तटस्थ ही रहा था और मुझ में आत्मविश्वास था। मैं राजदूत से मिली और कॉफ़ी घर में उस 2 घंटे के दौरान जिसमें उसने मुझ पर मुँह जाल डालने की कोशिश की और मैंने उसके जाल में फंसने का ढोंग। मुझे पेरिस की एक तरफ की यात्रा की टिकट मिल ही गई। मैंने उससे वादा किया कि जब तक वो कुछ दिन की फुर्सत निकालकर वहाँ नहीं आता तब तक मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगी। जो मेरी मदद करते हैं उन्हें उदारता दिखाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया। वो समझ गया और उसने पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं पूर्व संगीत पर मनमोहक नृत्य कर सकती हूँ। पूर्व संगीत? इसने उसकी उत्सुकता को और हवा दे दी। मैंने पूछा कि क्या वो मुझे कोई काम दिलवा सकता है। उसने कहा कि वो मेरा परिचय शहर के एक बेहद प्रभावी व्यक्ति मोनशियर गुइमे से करवा सकता है, जो एक बहुत बड़े कला संग्राहक होने के साथ ही पूर्व से संबंधित हर वस्तु के प्रेमी भी हैं। मैं कब जाना चाहूँगी? आज ही, अगर तुम मेरे रहने की जगह का प्रबंध कर सको। वो समझ चुका था कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर मैं उनमें से ही एक औरत थी जो सपनों के शहर अमीर मर्दों का पीछा करती एक आसान ज़िंदगी की तलाश में आती थी। मैंने भांप लिया कि वो अब चौकन्ना हो गया है। वो सुन तो रहा था, पर साथ ही वो मेरी हर हरकत, हर शब्द और हर इशारे पर गौर कर रहा था। जैसा आप सोच रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत। मैं जो अब तक एक कातिल हसीना की तरह बर्ताव कर रही थी, अब दुनिया की सबसे शरीफ औरत की तरह पेश आ रही थी। अगर आपका मित्र चाहे तो मैं उन्हें 1-2 जावा के असली नृत्य पेश कर सकती हूँ। अगर उन्हें पसंद ना आए तो मैं उसी दिन ट्रेन पकड़कर वापस लौट जाऊँगी। लेकिन मैडम, मिस, आपने तो एक तरफ का ही टिकट मांगा था। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दिखाया कि मेरे पास लौटने के टिकट के लिए काफ़ी पैसे हैं। मेरे पास यूँ तो जाने के लिए भी पैसे थे, लेकिन एक मर्द और एक औरत की मदद करने देना उसे कमज़ोर बना देता है। यही तो हर मर्द का सपना होता है। ऐसा जावा में अफसरों की प्रेमिकाएँ कहा करती थी। वो सहज हो गया और उसके नाम पूछा ताकि मोनशियर गुइमे को देने वाले परिचय पत्र में लिख सके।
यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा असली नाम तो सीधा मेरे परिवार से मेरा संबंध जोड़ देगा और फ्रांस यह कभी नहीं चाहेगा कि एक तटस्थ देश के साथ कोई अनचाही परिस्थिति पैदा हो, वो भी एक ऐसी औरत के कारण जो सिर्फ बचकर निकलने को आतुर थी। तुम्हारा नाम? पेन और पेपर हाथ में लिए उसने फिर पूछा। माता हरी। एंड्रियास की पत्नी का खून फिर से मेरा नामकरण कर रहा था। मैं जो देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। एक विशालकाय लोहे की मीनार को गगन को छूती हुई स्वर्ग तक पहुंच रही थी। फिर भी शहर के पास पोस्टकार्डों पर उसकी तस्वीर अंकित नहीं थी। साइन नदी के दोनों किनारों पर अलग सी दिखने वाली इमारतें बनी थी। चीन की शैली, इटली की शैली और संसार के कई प्रख्यात देशों की शैलियों में बनी इमारतें। मैंने पोलैंड खोजने की कोशिश की पर कई इमारत वहाँ की शैली में दिखाई नहीं दी। ऐसा क्या है जो मेरे देश को दर्शा सकता है? पुरानी पवन चक्कियाँ, लकड़ी की भारी जूते। इन आधुनिक बस्तियों में उनमें से किसी का कोई स्थान नहीं था। ऐसी चमत्कारी अद्भुत वस्तुएं जिनके होने का मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, पर वो सब उन पोस्टरों में प्रदर्शित थी जो गोल लोहे के आधार पर लगे हुए थे। देखो, बत्तियाँ जो बिना गैस और आग के जलती और बुझती हैं। यह चमत्कार सिर्फ बिजली महल में होता है। बिना पैर उठाए सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाओ, सीढ़ी पहुंचा देगी। ऐसा एक ढांचे के चित्र के नीचे लिखा था। ढांचा एक सुरंग जैसा था जिसके दोनों तरफ रेलिंग लगी थी। आर्ट नोवियों फैशन के नवीनतम प्रचलन। इस वाक्य पर कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं था। केवल एक चित्र था जिसमें गुलदान और दो चीनी मिट्टी के हंस दिखाई दे रहे थे। ठीक इसके नीचे एक और चित्र था जिसमें लोहे की विशाल मीनार जैसा ढांचा बना था और अंडर और आन वर पूर्ण नाम लिखा था, ग्रैंड पैलेस। सिनेओरामा, मेरे ओरामा, पैनोरामा सब दावा कर रहे थे कि उनके चलचित्र दर्शकों को ऐसे स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां जाने का उन्होंने कभी सपने में भी सोचा ना होगा। मैं जितना देखती जा रही थी उतना ही खोया हुआ महसूस कर रही थी। साथ ही मुझे पछतावा हो रहा था कि कहीं मैंने अपनी क्षमता से अधिक बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया। शहर लोगों से भरा था जो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आ जा रहे थे। औरत ने इतनी शानदार पोशाकें पहनी थी जैसे मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी और आदमी महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त दिखाई पड़ रहे थे। पर मैंने गौर किया कि जब जब मैं पलटकर देखती तो उनकी नज़रों को अपना पीछा करते हुए पाती। हालांकि स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाई गई थी, पर मैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। अपने हाथ में शब्दकोश पकड़े मैं उस युवती की ओर बढ़ी जो लगभग मेरी ही उम्र की रही होगी और बहुत मुश्किल से होटल तक पहुंचने का रास्ता पूछा जिसमें दूतावास ने मेरा ठहरने का प्रबंध किया था। उसने मेरे सामान और पोशाक पर नज़र डाली। हालांकि मैंने जावा से लाई हुई शानदार पोशाक पहनी थी, पर वो बिना उत्तर दिए अपनी राह निकल गई। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि या तो यहाँ विदेशियों को स्वीकार नहीं किया जाता या फिर पेरिस निवासी अपने आप को धरती के सभी लोगों से अधिक उत्कृष्ट मानते हैं। मैंने 2-3 बार और प्रयत्न किया, परंतु उत्तर हमेशा वही मिला। आखिर मैं थक हार कर जार्डिन डेस टुइलेरिस में एक बेंच पर बैठ गई। यह मेरा बचपन का सपना था और यहाँ आ पाना भी अपने आप में लगभग एक उपलब्धि ही थी। क्या मुझे लौट जाना चाहिए? मैं कुछ देर अपने आप से वाद विवाद करती रही, यह जानते हुए कि सोने के लिए किसी जगह का मिलना बहुत ही मुश्किल था।
फिर भाग्य ने दखल दिया। एक तेज हवा का झोंका आया और एक टॉप उड़ता हुआ ठीक मेरी टांगों के बीच आ फंसा। मैंने उसे ध्यानपूर्वक उठाया और उस आदमी को सौंपने के लिए खड़ी हुई जो भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। यह मेरा टॉप है, आपके पास, उसने कहा। हाँ, आपका टॉप मेरी टांगों की तरफ खिंचा चला आया, मैंने उत्तर दिया। मैं देख सकता हूँ क्यों, मुझे मोहित करने के प्रयत्न क्यों बिना छिपाए, उसने कहा। मेरे देश के कैल्वनिस्ट से बिल्कुल अलग फ्रांसवासी अपने पूर्णतः उन्मुक्त आचरण के लिए विख्यात थे। उसने हाथ बढ़ाकर टॉप लेना चाहा, पर मैंने टॉप को पीछे कर अपना दूसरा हाथ बढ़ा दिया। मेरे हाथ में पर्चे पर होटल का पता लिखा था। पढ़कर उसने पूछा कि वो क्या था। मेरी एक मित्र वहाँ रहती है, मैं उसके साथ 2 दिन रहने आई हूँ। मैं यह नहीं कह सकी कि मैं उसके साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो देख चुका था कि मेरे पास सामान है। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि वो जगह इतने निम्न स्तर की होगी कि जिसकी आलोचना करना भी व्यर्थ है, परंतु उसका उत्तर एक आश्चर्य था। रू दे रिवोली, जहाँ आप बैठी हैं, उस बेंच के ठीक पीछे है। मैं आपका सूटकेस ले चलता हूँ और रास्ते में बहुत से शराब खाने हैं। क्या आप मेरे साथ सौंफ की शराब पीना पसंद करेंगी, मैडम? मैडमोसेल माता हरी, मेरे पास गंवाने को कुछ नहीं था। वो इस शहर में मेरा पहला मित्र बनने वाला था। हम होटल की ओर बढ़े। रास्ते में हम एक रेस्तरां में रुके, जिसके वेटर नीचे पैरों पर लंबे तहबंद पहने थे, मानो अभी किसी औपचारिक समारोह से निकले हों। वो किसी की ओर भी मुस्कुरा कर नहीं देख रहे थे, सिवाय मेरे साथी के, जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। हमें रेस्तरां के दूर एक कोने में टेबल मिल गई। उसने पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ। ईस्ट इंडीज, मैंने समझाया। डच साम्राज्य का हिस्सा जहाँ मेरा जन्म और परवरिश हुई। मैंने खूबसूरत मीनार की प्रशंसा की। शायद दुनिया में उस जैसी दूसरी नहीं थी, और अनचाहे ही मैंने उसका रोज़ जागृत कर दिया। अब से 4 साल बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। संसार की एक प्रदर्शनी ने सरकारी खजाने पर हाल ही के 2 युद्धों से अधिक बोझ डाल दिया है। वो चाहते हैं कि हम मान लें कि यूरोप के सब देश संगठित हो जाएंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। यह यकीन करने लायक बात है क्या? मेरी तो कोई राय भी नहीं, सो मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। जैसे मैंने पहले कहा था कि मर्दों को समझाना बहुत प्रिय होता है और हम मसले पर उनकी एक राय होती है। जर्मन वासियों ने जो मंडप तैयार किया, वो देखना चाहिए था तुम्हें। हमें अपमानित करने का प्रयत्न किया उन्होंने। इतना विशाल सा बेतरतीब ढांचा, जगह जगह मशीनों, धातु विज्ञान संबंधित वस्तुएं, पानी के जहाज़ों की लघु आकृतियां, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शीघ्र ही सब सागरों पर इनका राज होगा, और एक बड़ा सा बुर्ज जिसमें भरी थी। वो रुका, मानो किसी अभद्र अश्लील शब्द को तलाश रहा हो। वियर, वो कहते हैं कि सब उनके सम्राट के सम्मान में किया गया है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरी सामग्री का केवल एक ही उद्देश्य है, हमें चेतावनी देना कि हम सावधान रहें। 10 साल पहले उन्होंने यह यहूदी जासूस को गिरफ्तार किया था, जिसने आश्वस्त किया था कि युद्ध शीघ्र ही हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा, मगर आजकल वो कसम खा कर कहते हैं कि वो बेचारा गरीब तो नादान है, और सब उस साफ़ेद लेखक झोला के कारण वो हमारे समाज को विभाजित करने में सफल हो सका है। अब आधा फ्रांस चाहता है कि उसे डेविल्स आयरलैंड से आज़ाद कर दिया जाए, जहां उसे हमेशा के लिए बंदी रखना चाहिए।
उसने सौंफ की शराब के 2 जाम और मंगवा लिए। अपना जाम उसने शीघ्रता से पी लिया और कहा कि वह बहुत व्यस्त है, लेकिन अगर मैं शहर में कुछ दिन और रहूं तो अपने देश का मंडप देखने ज़रूर जाऊं।